आज का जो हमने टॉपिक लिया है वो एलसीआर पैरेलल रेजोनेंस सर्किट, और इसी को हम लोग बोलते हैं एंटी रेजोनेंस सर्किट। इसमें होता है क्या कि कैपेसिटेंस और ये रेजिस्टर और ये इंडक्टर और कैपेसिटर, ये सबको हम लोग पैरेलल में जोड़ते हैं। तो रेजिस्टर और जो इंडक्टर होता है वो सीरीज में होता है, और ये सीरीज में होते हुए कैपेसिटर के साथ पैरेलल में होता है। अब इसमें एक हम लोग करंट सोर्स देते हैं, जो कि करंट सोर्स से एक आई करंट डेवलप होता है यहाँ पर, और ये इस तरह से जाने लगता है, और यहाँ से फिर ये दोनों तरफ अलग अलग करंट बढ़ जाता है। ये दूसरा करंट इधर जो जा रहा है पहला IL है, और फिर ये दूसरा वाला IC है। तो IC करंट कैपेसिटर से होकर गुजरता है, इसलिए IC कर दिए। यहाँ पर IL इंडक्टर से होकर गुजरता है, इसलिए IL कर दिए। चलिए तो इसको थोड़ा मैकेनिज्म को समझ लेते हैं हम लोग। इसमें लिखा है कि ऐसी सर्किट कंटेनिंग L एंड R इन सीरीज, कह रहे हैं कि L और R है वो सीरीज में हमने लिया है, एंड कैपेसिटेंस C इन पैरेलल इज नोन एज द ऐसी पैरेलल रेजोनेंस। और इस तरह का जो सर्किट होगा, और इसमें हम लोग रेजोनेंस को अभी फुलफिल करेंगे आगे जाकर के, तो वो जो पूरा सर्किट कहलाएगा रेजोनेंस सर्किट कहलाएगा। द सर्किट इज कनेक्टेड विद एन AC सोर्स, सपोज डेट I इज द इंस्टेंटेनियस करंट विच फॉलो थ्रू द सर्किट। कह रहा है कि अगर कोई हम लोग AC करंट के साथ अगर ये जोड़ दें इसको, या फिर आप इस तरह से कह सकते हैं कोई ऐसी सोर्स है, और वो क्या सोर्स है, करंट सोर्स है। मैंने यहाँ पर करंट सोर्स लिया है E, और इसी को EMF भी बोल सकते हैं आप। तो यहाँ से करंट डेवलप होगा और I इसमें फॉलो करेगा, वो करंट इंस्टेंटेनियस करंट होगा, उसको I से हम लोग यहाँ पर दिखा रहे हैं। विच फॉलो थ्रू द सर्किट, ये तो हो चुका था। दिस करंट इज डिवाइड टू द टू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट ऑफ द करंट IL पासेज थ्रू द इंडक्टेंस। कह रहा है कि ये जो I करंट जाएगा वो दो पार्ट में डिवाइड होगा, जो मैंने पहले आपको डिस्कस किया थोड़ा सा। ये फर्स्ट करंट जो IL है वो इस तरफ से जाएगा, एंड द पासेज रेजिस्टेंस IL पासेज थ्रू द इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस। IL जो है रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस से पास करेगा, एंड सेकंड पार्ट ऑफ द IC पासेज थ्रू द कैपेसिटेंस C। और ये जो सेकंड करंट होगा IC वो यहाँ पर कैपेसिटर C से पास करते हुए आगे बढ़ जाएगा। फिर आप यहाँ पर देखिएगा तो IL और IC ऐड होकर आएगा, क्योंकि इधर से जो आएगा वो क्या आएगा, IL आएगा, इधर से क्या आएगा, IC आएगा, दोनों मिलकर फिर यहाँ से वापस चला आएगा, तो क्या बन जाएगा I। तो I गया भी और I आया भी। अब देखें कि ये जो करंट होता है टोटल करंट, वो IC और IL और IC का क्या सम है, और जो हमने वोल्टेज दिया वो क्या है, मैंने अप्लाइड वोल्टेज जो है E मान लिया, जो EMF जैसा है, E इज द इंस्टेंटेनियस अप्लाइड वोल्टेज। हम लोग ये देखेंगे कि अब इस दोनों में जो फिगर आपको नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा उधर चला गया, हाँ ये फिगर में देखिएगा कि कितना वोल्टेज या कितना करंट डेवलप हुआ इसमें, या फिर इसमें कितना करंट डेवलप हुआ, वो हम लोग अभी निकालेंगे। अब देखिए अगर हम जे ऑपरेटर का यूज करें, तो जे ऑपरेटर आप समझ रहे हो कि जो 90 डिग्री प्लस या 90 डिग्री माइनस को दिखाता है। अगर जे हम लिख दिए तो ये प्लस जे है, ये दिखाएगा 90 डिग्री अपवर्ड, मतलब 90 डिग्री ऐड हो गया फेज में। और अगर माइनस जे लिख दिए तो समझ जाइएगा ये कैसा है, 90 डिग्री माइनस हो गया है फेज में। तो चलिए हम लोग आगे करते हैं कि IL जो है वो IL करंट, मतलब ये वाला करंट, वो IL होगा क्या, वोल्टेज तो हम लोग क्या देख रहे हैं। IL से आपको थोड़ा सा बता दूं, V = IR ओम्स लॉ में होता है। अगर हम I निकालना चाहें तो V क्या होगा, R = I। तो V क्या है, वोल्टेज, R रेजिस्टेंस। लेकिन इस वाले केस में यहाँ R रेजिस्टेंस ना होकर इम्पीडेंस होगा, क्योंकि यहाँ पर इंडक्टर भी लगा है, कैपेसिटर भी लगा और रेजिस्टर भी लगा है। अगर फिर मैंने दिखाया था आपको, तो IL जो होगा वो मेरा वोल्टेज होगा, जो क्या है मेरा E। और इसके IL मतलब इंडक्टर वाला केस में, इंडक्टर वाला कहने मतलब है कि आप L और C को लेंगे, तो R और C को लेंगे, तो R और C नहीं, R और L को लेंगे, इंडक्टर और रेजिस्टर को लेंगे तो R और L हो जाएगा। तो ये दोनों में जितना करंट आ रहा है IL उसको लिखेंगे हम लोग। तो ये दोनों में आ रहा है कितना, एक अभी मैंने दिखाया आपको कि I = V/R होता है, मतलब वोल्टेज बाय रेजिस्टर। तो यहाँ रेजिस्टर के साथ साथ कौन जुड़ा हुआ है, तो आप बोलेंगे नहीं, आप इंडक्टर भी जुड़ा हुआ है, तो इंडक्टर भी लिखेंगे। तो R + ω इंडक्टर का इंडक्टेंस होता है, और ये J इसलिए लगाते हैं क्योंकि करंट से ये 90 डिग्री आगे चल रहा होता है। तो ये हो गया IL के लिए। अगर हमको IC के लिए चाहिए IC, तो IC देखें तो वही वोल्टेज उसमें भी जा रहा है, लेकिन इसमें जो करंट होगा वो होगा आपका 1/jωC, तो हो जाएगा -1/jωC ये। और ये क्या होता रहा था, माइनस। अभी बताया मैंने कि माइनस मतलब करंट से 90 डिग्री पीछे चल रहा है, इसका फेज डिफरेंस जो है कैपेसिटेंस का वो पीछे जा रहा होता है, इसलिए हम माइनस जैसे दिखाते हैं इसको। थोड़ा और आपको बता दूं, ये जो -j/ωC, इसको हम एक तरीका से लिख सकते हैं कि -j जो ऊपर और नीचे है ω/C। अगर हम
जे से मल्टीप्लाई कर दें और जे से ही डिवाइड कर दें तो आपको मिलेगा ये जे क्या हो जाएगा, जे का जे स्क्वायर। आपको मालूम है कि जो आयोटा होता है जे स्क्वायर बिल्कुल उसी तरह से ऑपरेटर ही है, तो जे स्क्वायर ये क्या हो जाएगा -1 और माइनस पहले से तो क्या होगा +1। तो ऊपर में मेरा जो होगा मैं इधर रख रहा हूँ 1 होगा और नीचे जो मल्टीप्लाई होगा जे ओमेगा सी। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर E/1/जे ओमेगा सी। बिल्कुल ये और इसमें कोई डिफरेंस नहीं। आप देखेंगे यहाँ -j ओमेगा सी था, उसमें मैंने जे और जे से मल्टीप्लाई किया, जे मल्टीप्लाई हो गया जे स्क्वायर इक्वल टू -1 होगा। माइनस पहले से यहाँ था तो माइनस माइनस प्लस हो गया और 1 बचा और नीचे जे ओमेगा सी तो जे ओमेगा सी हो गया। हम लोग अब नेक्स्ट इसी में आगे करेंगे। तो देयरफॉर जो आपका टोटल करंट होगा I इक्वल टू जो था मेरा IL प्लस IC, अब दोनों को मिला करके लिखेंगे हम लोग। तो कैसे लिखेंगे, I इज इक्वल टू IL जो था वो था मेरा IL आपका था अभी जो हमने डिस्कस किया पीछे साइड में लिखा था 1/r प्लस जे ओमेगा एल, ये IL की जगह था, प्लस IC जो था वो मेरा क्या था जे ओमेगा सी, पूरा नीचे बट्टा में था। तो मतलब आप देख सकते हैं इसको अगर सॉरी E था पर E और ये E/1/जे ओमेगा सी। आप इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा I इक्वल टू E कॉमन ले लें तो E हो जाएगा यहाँ और 1/r प्लस जे ओमेगा एल प्लस इसको ऊपर ले जाएंगे तो जे ओमेगा सी ये बनेगा। E को इधर डिवाइड करेंगे तो I/E हो जाएगा और होगा 1/r प्लस जे ओमेगा एल प्लस जे ओमेगा सी। ये I/E आपको बता देता हूँ कि I/V मतलब आप भी सीधा ओम्स लॉ पे कंपेयर करते हैं हम लोग, V इक्वल टू IR होता है और हमको चाहे IE दिया हुआ है, मतलब IE मतलब आप समझ रहे हैं कि ये जो है VIE तो I/V मतलब यहाँ I करंट बाय वोल्टेज इज इक्वल टू क्या होगा 1/R होगा ना, क्योंकि R इधर चलाएगा 1/R, तो 1/R इक्वल टू हो जाएगा I/V, 1/R इक्वल टू हो जाएगा I/V, मतलब ये उल्टा जा रहा है तो यहाँ पर हम लोग उल्टा लिखेंगे 1/Z, तो हो जाएगा 1/Z इक्वल टू 1/R प्लस जे ओमेगा एल प्लस जे ओमेगा सी। आपको बता दूं कि रजिस्टर होता है जब सिंगल वायर में जा रहा होता है वहाँ पर, यहाँ पर कैपेसिटेंस भी है, उसके वजह से भी करंट पे थोड़ा थोड़ा प्रभाव पड़ेगा। कैपेसिटर लगा हुआ है सीरीज पैरेलल में तो उसके वजह से भी सर्किट में प्रभाव पड़ेगा करंट के दौड़ने का, और रेजिस्टेंस कुछ होता ही होता है। तो तीनों एल भी है और सी भी है और आर भी है, तो हम रजिस्टर नहीं बोल सकते इसमें क्या बोल सकते हैं इम्पीडेंस, तो उसी को इम्पीडेंस बोलते हैं। यहाँ पर जस्ट उल्टा है, E/I रहता तो हम सिर्फ Z लिखते हैं, लेकिन I/E है तो 1/Z होगा। आपको एक और बता दूं कि बस इसी में जो आप समझना चाहें कि जो E है इक्वल टू I/Z, Z यहाँ का इम्पीडेंस है, इंस्टेंटेनियस करंट और ये मेरा करंट सोर्स। तो यहीं से मैंने रिलेशन यहाँ से निकाला है कि Z I/E होगा तो फिर क्या होगा 1/Z होगा। तो फिर आप देखेंगे कि यहाँ पर आ जाने के बाद आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन पे ये इधर से मल्टीप्लाई होगा, जो भी एलसीएम लेके करना पड़ता है वो करेंगे। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, मैं करके डायरेक्ट करके दिखा रहा हूँ आपको। अब देखेंगे कि 1/Z इज इक्वल टू क्या होगा, इसको रेशनलाइज करेंगे तो 1/R प्लस जे ओमेगा एल, रेशनलाइज कीजिए नीचे वाला टर्म को तो R माइनस जे ओमेगा एल बाई R माइनस जे ओमेगा एल, और ये प्लस का प्लस और जे ओमेगा सी वो रहेगा जे ओमेगा सी। अब आप क्या करेंगे, इस दोनों को लेंगे तो क्या होगा, ऊपर में आ जाएगा R माइनस जे ओमेगा एल और नीचे में आ जाएगा R का स्क्वायर माइनस ये आप एक A प्लस बी और A माइनस बी में है तो A प्लस बी और A माइनस बी क्या होता है, A माइनस बी का A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसे A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो J का भी स्क्वायर होगा, J का स्क्वायर ऑलरेडी माइनस देता है और माइनस फॉर्मूला हो जाएगा तो उसको क्या हो जाएगा प्लस, तो होगा ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या बचा हुआ आपका प्लस जे ओमेगा सी। तो अब ये आप इसको एलसीएम लें तो 1/Z इक्वल टू हो जाएगा R प्लस जे ओमेगा एल। तो आपको मालूम है ये पूरा टर्म इससे मल्टीप्लाई होता है तो R प्लस ओमेगा R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल का स्क्वायर ये और होगा जे ओमेगा सी, फिर पूरा में आ जाएगा R का स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर और एल स्क्वायर। देखेंगे मिलाएंगे इसको सब सही। अच्छा यहाँ पर माइनस होगा माइनस, तो अब क्या करेंगे आप यहाँ भी जे कॉमन ले लीजिए, 1/Z इक्वल टू हो जाएगा R प्लस
अगर जे कॉमन ले लिया आप यहाँ से भी तो मैंने इस टर्म को पहले लिख रहा हूँ, तो ये पूरा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, पूरा मल्टीप्लाई करते हुए लिख रहा हूँ। तो ये ओमेगा सी इससे होगा तो ओमेगा सी और आर का स्क्वायर प्लस ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा क्यूब एल स्क्वायर सी, और ये टर्म पीछे जाके हो जाएगा तो हो जाएगा ओमेगा एल, और यहाँ जे कॉमन पूरा में बट्टा आ जाएगा आपका आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर और ये एल स्क्वायर। तो यहाँ तक आ जाने के बाद आपको जो 1/z होता है ये उल्टा है किसका, इम्पीडेंस का। तो इम्पीडेंस का जो उल्टा मतलब रेसिप्रोकल होता है वो एडमिटेंस कहलाता है। तो हम नीचे थोड़ा सा लाइन लिखना पड़ेगा कि जो रेसिप्रोकल ऑफ इम्पीडेंस इज कॉल्ड द एडमिटेंस, और उसको हम लोग उस फॉर्म में ले जाएंगे कि ये ऊपर चला जाएगा फिर ये नीचे चला जाएगा, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल होता है इम्पीडेंस का एडमिटेंस। एडमिटेंस को हम लोग वाई से डिनोट करते हैं, वो थोड़ा सा हम लोग लाइन में लिखना पड़ेगा, वो हम लिख लेते हैं। ये हमने लाइन को लिख लिया है, हमने लिखा है कि thus the reciprocal of impedance that is 1/z is known as admittance of the parallel circuit। एडमिटेंस को y से डिनोट करते हैं हम लोग अभी, और नेक्स्ट पेज में हम लोग देखेंगे कैसे उसको सॉल्यूशन कर रहे हैं। ये y इक्वल टू 1/z मोड में लिया है, क्योंकि ये हमने इसका मैग्नीट्यूड को रखा है आर स्क्वायर प्लस ओमेगा, सिर्फ स्क्वायर लगा दिया मैंने, पिछले जो लिखा था y इक्वल टू 1/z उसमें मोड लगा करके स्क्वायर करके दोनों को रख के स्क्वायर रूट में रख दिया है। आप देखेंगे कि इन एसी पैरेलल रेजोनेंस सर्किट द वैल्यू ऑफ द एडमिटेंस इज मिनिमम। हमको अगर एसी पैरेलल सर्किट में वैल्यू को मिनिमम करना है किसका, एडमिटेंस का। एडमिटेंस का वैल्यू मतलब आप इम्पीडेंस को घटा रहे हैं अल्टीमेटली, इम्पीडेंस घटेगा तो करंट क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब हमको मैक्सिमम करंट चाहिए, तो ये कब होने का पॉसिबल है, जब ये वाला टर्म क्या हो जाए, जीरो हो जाए। मतलब ये टर्म जीरो कब होगा, जब हम इस फ्रीक्वेंसी को वहाँ तक पहुँचा देंगे कि ये जो ओमेगा वेल का जो फ्रीक्वेंसी ये फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म ब्रैकेट के अंदर जो लिखा मैंने, ये दोनों को जोड़ करके उतना है जितना कि अकेला खुद है, तो क्या होगा, दोनों क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा सब। तो जीरो हो जाने के ये मतलब हुआ कि ये रेजोनेंस के केस में मतलब फ्रीक्वेंसी आप मैच कर गए हैं कि सारे फ्रीक्वेंसी को एक जैसा कर दिए, जो आर का फ्रीक्वेंसी है यहाँ उसकी तरफ हो गया है। तो जब ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा तो उस वाले केस को क्या कहेंगे हम लोग, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहेंगे, उस टर्म को रेजोनेंस कहेंगे। तो यहाँ मैंने लिखा है कि इन एसी पैरेलल रेजोनेंस सर्किट द वैल्यू ऑफ द एडमिटेंस इज मिनिमम। तो उसमें क्या होगा, वैल्यू जो होगा एडमिटेंस का वो क्या होगा, मिनिमम होगा हमारा। इन ऑर्डर टू डेट द वैल्यू ऑफ द एडमिटेंस एट द रेजोनेंस इज द मिनिमम देन वी हैव। तो अगर हम मिनिमम करना ही हो तो क्या करना पड़ेगा, ये वाला टर्म को क्या करना, जीरो पुट करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ जीरो पुट कर रखा है। तो रेजोनेंस केस में क्या होता है, ओमेगा नोट बन जाता है। ये ओमेगा नोट मैंने इस ओमेगा को स्पेशलिटी के कारण दिया है, मैंने दिखा दो थोड़ा सा। ओमेगा नोट यहाँ पर है, यही ओमेगा नोट दोनों बिल्कुल इक्वल है, लेकिन ये ओमेगा रेजोनेंस की स्थिति में पहुंच जाता है। जब हम इस ओमेगा इज रीच टू द स्टेट ऑफ रेजोनेंस देन इट बिकम द ओमेगा नोड। That's why you put the omega equal to omega in above equation, then we get omega q c l का स्क्वायर प्लस ओमेगा c r का स्क्वायर माइनस ओमेगा l इज इक्वल टू जीरो। अच्छा, ओमेगा नोट यहाँ पर सारा में लगा दें आप। अब क्या करें, ओमेगा हर जगह आप एक ओमेगा तो बाहर निकालने को मन लेके, तो ओमेगा नोट बाहर खुद से आ जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा आपका ओमेगा स्क्वायर c और ये l प्लस यहाँ होगा ओमेगा नोट तो बाहर आ गया, यहाँ पर होगा नहीं कुछ, यहाँ होगा सी आर का स्क्वायर माइनस एल इज इक्वल टू जीरो। इस ओमेगा नोट को जीरो किधर कर दें, सॉरी आपको अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि आप देखिए ओमेगा नोट मैंने पुट किया, उसके बाद ओमेगा नोट ये जगह से मैंने कॉमन लिया है, तो यहाँ से कॉमन लिया तो ओमेगा नोट का पावर क्यूब था, तो एक बाहर निकाल लिया तो दो बचा पावर में। तो ओमेगा नोट का स्क्वायर सी एल का स्क्वायर, यहाँ सी एल का स्क्वायर होगा, और ये प्लस का तो प्लस, यहाँ से ओमेगा नोट फिर से बाहर आया है, जो देखिए यहाँ पर लिया मैंने, सी आर स्क्वायर बचेगा यहाँ पर, और माइनस ये ओमेगा नोट तो बाहर ले रखा, और ये एल, इस ओमेगा नोट को उधर ले जाएंगे इक्वल टू को, तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ओमेगा नोट का स्क्वायर सी एल का स्क्वायर प्लस सी आर का स्क्वायर माइनस एल इज इक्वल टू जीरो आएगा। हमको ओमेगा नोट का वैल्यू चाहिए, तो आप बाकी टर्म को उधर ले जाएं, तो होगा आपका ओमेगा नोट का स्क्वायर सी एल का स्क्वायर इज इक्वल टू एल उधर जाएगा तो प्लस एल हो जाएगा, मतलब सीधा एल लिख सकते हैं आप, और ये सी आर का स्क्वायर जाएगा तो क्या होगा आपका माइनस का सी आर का स्क्वायर। अब सी एल यहाँ पर है इस तरफ ओमेगा के साथ, इधर जाएगा तो डिवाइड में आएगा, तो हो जाएगा आपका ओमेगा नोट का स्क्वायर इज इक्वल टू एल में भी डिवाइड होगा ये सी एल का स्क्वायर, और माइनस सी आर का स्क्वायर में भी ये सी एल का स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा। तो ये एल से एक एल यहाँ कट जाएगा, और ये सी से एक सी कट जाएगा यहाँ पर, तो आपका वो जो ओमेगा नोट स्क्वायर आएगा वो आएगा आपका 1 बाई
सी एल माइनस आर स्क्वायर बाई एल का स्क्वायर। अब आपको मालूम है कि स्क्वायर उधर जाता है तो क्या बनता है, स्क्वायर रूट बनता है। तो आप यहाँ लिख दें ओमेगा नोट का जो होगा वो स्क्वायर रूट में, अब देखिए 1/LC लिख रहे हैं, बस सी एल को हम LC लिख रहे हैं अच्छा लगे इसलिए, ये आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब आप जानते हैं कि ओमेगा नोड जो होता है वो इक्वल टू होता है 2 पाई, ये फ्रीक्वेंसी का नोड, तो हम यहाँ पर वैल्यू पर रखेंगे 2 पाई एफ नोड इज इक्वल टू 1/LC माइनस आर स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर। ये यहाँ से आप एफ नोट का वैल्यू निकाल के आएंगे, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया एफ नोट का अगर वैल्यू निकालेंगे आप तो ये 2 पाई इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो 1/2 पाई डिवाइड में आ जाएगा और इक्वल टू आएगा 1/LC माइनस आर स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर। तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी है जब रेजोनेंस के केस में होता है, तो हमको इसको बोलेंगे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इन LCR पैरेलल सर्किट। और तो हम लोग रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद हम लोग ये दूसरा पेज में हम लोग लिए हैं कि द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट एट रेजोनेंस इज प्योरली रेसिस्टिव एंड देन एंड हैव वैल्यू। कहने का ये मतलब हुआ कि जब रेजोनेंस के केस में क्या होता है, जो इम्पीडेंस होता है वो सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। इसका मतलब ये जो टर्म हमने जो रखा है यहाँ पर, ये क्या होगा, जीरो होगा। हमने रेजोनेंस केस में इसको जीरो किया भी, तो अगर हम जीरो कर देते हैं इसको तो 1/Z इक्वल टू, ये टर्म जीरो होगा एट रेजोनेंस, यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको एट रेजोनेंस 1/Z इक्वल टू, ये टर्म जीरो हो गया, तो आर ऊपर में सिर्फ बचा हुआ और नीचे होगा आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल का स्क्वायर। हमको Z चाहिए 1/Z नहीं, तो Z को ऐसे पलट देंगे, रेसिप्रोकल करेंगे तो ये इक्वल टू इधर भी पलट जाएगा आपका, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा सारा का सारा, ये आर, ये दोनों का आप अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा आर स्क्वायर बाई आर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाई आर। हमने एट रेजोनेंस में क्या होता है कि ओमेगा होता है ओमेगा नोट के इक्वल, तो हम जहाँ जहाँ ओमेगा नोट इक्वल कर देंगे तो ये आर से कट गया ये, और यहाँ पे कटेगा नहीं, ये वैसा ही रहेगा। तो आपका जो होगा ये Z इक्वल टू, यहाँ सिर्फ और सिर्फ R बचा है प्लस इस ओमेगा की जगह ओमेगा नोट, तो एल स्क्वायर और R को हम अलग कर लेते हैं, और यहाँ जो ओमेगा नोट का स्क्वायर। अब ओमेगा नोट का स्क्वायर आप देखेंगे पीछे सेक्शन में मैंने कहीं आपको लिखाया होगा कि ओमेगा नोट का क्या वैल्यू होता है, उसको यहाँ पर आप पुट कर देंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो ओमेगा नोट का स्क्वायर का जो वैल्यू था वो कितना था हमारे पास। तो मैं दिखा दूँ आपको, जो ये देखिए ओमेगा नोट का जो वैल्यू आया था आपका, सॉरी हाँ यहाँ पर ये दिख रहा है, जो ओमेगा नोट स्क्वायर का जो वैल्यू आया था 1/LC बाय आर स्क्वायर एल स्क्वायर, तो उसको यहाँ पर पुट कर देंगे हम लोग। तो अब ये हमारा, तो ये ओमेगा नोट जगह ये पुट करेंगे आप, तो आपका पास होगा Z इक्वल टू आर जैसे के तैसे होगा, एल स्क्वायर और आर भी जैसे के तैसे होगा, बस इसके जगह हो जाएगा LC माइनस का जो आपका आया था अभी आर स्क्वायर, सॉरी हाँ आर स्क्वायर बाई क्या था एल स्क्वायर, हाँ तो एल स्क्वायर ये पुट कर देंगे आप। अब आप देखिए इस इक्वेशन को कि मेरा पॉजिटिव कब होगा, तो जब मेरा 1/LC क्या होगा, बड़ा होना चाहिए। तो आपको एट रेजोनेंस ओमेगा नोट मस्ट बी रियल। तो रेजोनेंस के केस में होता है क्या कि ओमेगा नोट जो होगा वो क्या होगा कि रियल होना चाहिए, मतलब इमेजिनरी होना चाहिए, इमेजिनरी नहीं होना चाहिए। तो ओमेगा नोट रियल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस 1/LC को बड़ा होना पड़ेगा। अगर आप आर स्क्वायर एल स्क्वायर को बड़ा करते हैं तो अब ये यहाँ माइनस, तो इसके आगे तो पूरा साइन माइनस का आ जाएगा। जब माइनस का आ जाएगा तो जब माइनस इंक्लूड होता है कोई भी एक्सप्रेशन में, तब समझ जाइए कि इमेजिनरी है, मतलब वहाँ पर आईओटा या फिर जे टर्म इन्वॉल्व हो जाता है। तो आप अगर आपको इसको पॉजिटिव करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये LC को 1/LC को पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो यहाँ लिखते हैं थोड़ा सा कि एट रेजोनेंस ओमेगा नोट मस्ट बी इक्वल, मस्ट बी रियल। जब ये रियल होगा इसका मतलब ये कि 1/LC जो है वो बड़ा होना चाहिए या फिर बहुत बड़ा होना चाहिए किसके कंपेरिजन में, ये आर स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। अगर ये छोटा होता है तो मेरा रिजल्ट जो है नेगेटिव बनेगा। नेगेटिव बनने का ये मतलब हुआ कम इमेजिनरी हमको मिला है वैल्यू, तो इमेजिनरी चाहिए हमको, क्या चाहिए, रियल चाहिए। तब हमको आर का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो यहीं से निकालिए आप। ये जो एल स्क्वायर है, ये एल स्क्वायर है, आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ डबल एल लग रहा होगा, एल स्क्वायर है, ये मैं रिपीट कर रहा हूँ बार बार, एल स्क्वायर। तो एल स्क्वायर को अब इधर ले आएंगे तो आपका हो जाएगा एल का स्क्वायर बाई LC, ये ग्रेटर देन आर स्क्वायर। तो आप एक एल से एक एल काट देंगे तो बचेगा सिर्फ L/C, ये ग्रेटर आर का स्क्वायर। अगर आप सिर्फ और सिर्फ आर का वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इधर रूट में आ जाएगा।
तो जो आर का वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा एल सी, और ये मैंने बस आर को इधर लिख दिया, मैंने ये समझिए पलट दिया पूरा, तो ये इस तरह का एक्सप्रेशन बन जाएगा। और सर यहाँ पर स्क्वायर चला जाएगा क्योंकि मैंने उधर क्या रख दिया, स्क्वायर रूट कर दिया है। तो इस वाले जो क्या बोलते हैं रेजिस्टेंस होता है, तो इस वाले बोलते हैं हम लोग डायनामिक रेजिस्टेंस। इसको हम लोग आर और यहाँ डी से डिनोट करते हैं, ये डायनामिक रेजिस्टेंस कहलाता है, डायनामिक रेजिस्टेंस। सॉरी अगर नहीं दिख रहा होगा तो ये मैंने कर दिया कि कुछ नहीं किया मैंने, बस यहाँ पर कि ये इसको ग्रेटर किया, उसके बाद फिर एल को उधर ले गया मैंने, उधर एल से एल को काट दिया, एल बाई सी बचा, आर स्क्वायर था तो स्क्वायर को इधर आया तो स्क्वायर रूट बन गया, और फिर जो इक्वल था तो इक्वल टू था ही था, तो ये आर का वैल्यू आया, ये स्पेशल आर है, इसको बोलते हैं हम लोग डायनेमिक रेजिस्टेंस। ये डायनेमिक रेजिस्टेंस इसलिए कहलाता है क्योंकि ये पैरेलल रेजोनेंस सर्किट के लिए है, इसलिए तो वह यहाँ पर लिख सकते हैं कि वेयर आर डी इज द डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। आप इस तरह का भाषा भी यूज कर सकते हैं इसके साथ। आपको बता दूं कि ये एल सी आर पैरेलल को हम लोग रिजेक्टर सर्किट भी बोलते हैं, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, रिजेक्टर सर्किट भी इसी को कहा जाता है। आपको एग्जाम में पूछ ले कि अगर आप रिजेक्टर सर्किट का एक्सप्रेशन ड्राइव करें तो आप बेझिझक आप एल सी आर पैरेलल को क्या करें कि एक्सप्रेस कर दें पूरे, तो आपको एग्जाम में फुल मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि रिजेक्टर सर्किट उसी को बोला जाता है जो एल सी आर पैरेलल हो। तो आप रिजेक्टर सर्किट क्यों बोलते हैं इसको बता देता हूँ। रिजेक्टर सर्किट इसलिए बोलते हैं कि आप अगर एट रेजोनेंस देखें, एट रेजोनेंस जो होगा आई नोट इक्वल टू हो जाएगा वोल्टेज, और ये आर डी, क्योंकि रेजोनेंस में कौन वोल्टेज होता है, ई बाय आर नहीं लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे आर डी, क्योंकि डायनामिक रेजिस्टेंस होता है। अब जब ये डायनामिक रेजिस्टेंस होगा तो आप देखें कि ये जो वैल्यू है यहाँ इस वाले टर्म में, तो आप पुट करेंगे तो ये आर इक्वल टू एल बाई सी है, और ये आर डी, तो इस वाले टर्म को क्या कर देगा, ये अनडिफाइंड कर देगा पूरा। कहने का मतलब है कि ये जीरो हो जाएगा। क्या जीरो हो जाएगा, तो आर टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा, जिसके चलते आर डी इज क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। जब आर डी क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया, तो आप कह सकते हैं कि इस समय करंट ड्रॉन नहीं होगा, तो मीनिंग डेट नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स एट द रेजोनेंस। कह सकते हैं हम लोग कि इस समय जो है करंट डेवलप नहीं होगा या फिर ड्रॉन नहीं होगा, मतलब सर्किट में करंट जाएगा ही नहीं जाएगा। तो जब जाएगा ही नहीं तो क्या बोलेंगे, इस सर्किट में को बोलेंगे रिजेक्टर सर्किट, तो इसलिए इसको रिजेक्टर सर्किट भी बोल रहे होते हैं। जो इसका ग्राफ बनता है आप इस तरह से बनेगा, देखिएगा जो यू है करंट, तो यहाँ से मेरा एफ नोट है, ये फ्रीक्वेंसी पे करंट यहाँ पे मिनिमम हो जाता है, ये आई नोट यहाँ पर इस पॉइंट पर अगर ये करंट का है तो आप देखेंगे एकदम मिनिमम हो जाता है करंट फ्रीक्वेंसी एफ नोट पर। तो ये ग्राफ बनाते इतना सा लिख दें, आपको रिजेक्टर सर्किट का एक्सप्रेशन मिल जाएगा।